नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस विद आशीष में आपका स्वागत है। आज हम सब एक नए वीडियो के माध्यम से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया के बारे में समझेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि आखिर भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे हुआ, और ये भी समझेंगे कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है, यानी उसके मीनिंग्स को, उसके नेचर्स को एवं इसके डेवलपमेंट्स को समझेंगे कि भारत में इसके विकास कैसे कैसे हुए। दोस्तों, अगर इसका हम हेडिंग को थोड़ा एक्सप्लेन करें, यानी कि इस टॉपिक को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि लोकल मतलब जो स्थानीय हो, जो लोकल हमारे घर, गांव, नगर पंचायत से जुड़ा हो। सेल्फ मतलब खुद का, और गवर्नमेंट मतलब शासन, मतलब ये एक ऐसा तरीका जहां पर लोग शासन व्यवस्था खुद से चलाएं। इसकी हिंदी रूपांतरण को देखें तो स्थानीय स्वशासन, स्व मतलब खुद का और शासन मतलब शासन, पूरा गवर्नमेंट। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक ऐसा माध्यम है हमारे देश में या अनेक जगहों पर जहां पर लोग अपने स्थानीय चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, स्थानीय कमियों को, प्रॉब्लम्स को समझते हैं एवं उसका निराकरण, उसका सॉल्यूशन भी वो खुद से करने की कोशिश करते हैं। तो आज इस विषय में हम लोग ये समझेंगे कि आखिर इसका विकास भारत में कैसे हुआ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मीनिंग्स को समझते हैं। मीनिंग्स जैसा कि मैंने बताया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज स्मॉलेस्ट गवर्निंग ऑर्गन ऑफ ए स्टेट कॉमनली नोन एज पंचायत और नगर पालिका। दोस्तों, आप सब अपने अगर गांव से होंगे तो गांव में आप पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का चुनाव तो देखे ही होंगे और उम्मीद है आप वोट भी डाले होंगे। या आप शहर से होंगे तो शहर में नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव भी अवश्य देखे होंगे। तो ये नगर पालिका, नगर निगम या पंचायत है क्या? ये एक्चुअली है कि हमारे लोकल जो प्रॉब्लम्स है, लोकल जो मैटर्स है, उसको किस तरह से हम लोग लोकल के आदमी लोग खुद से मिलकर उसके समाधान निकाले, उसके प्रॉब्लम्स को हल करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमारे गांव में अगर सड़क बनवाना है, गांव में अगर तालाब बनवाना है, गांव में अगर चापानल बनवाना है, तो उसको बनाने के लिए हमारे मोदी जी तो गाँव नहीं आएंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर तो हमारे गांव नहीं आएंगे। तो इसलिए आवश्यक क्या है कि हम अपने गांव की प्रॉब्लम्स को खुद से समझें एवं उसके प्रॉब्लम्स के निराकरण, उसके सॉल्यूशन भी खुद से निकालें। हम सब गांव के लोग, हम सब शहर के लोग आपस में मिलकर। तो आगे देखते हैं। इट इज कॉमनली नोन एज ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी विच इज फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में आप सबों को पता होगा कि एक ऐसा शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा चलाया जाए, यानी कि लोगों का तंत्र, लोकतंत्र, लोगों की शासन व्यवस्था। तो अगर हम देखा जाए तो भारत इतनी बड़ी लोकतंत्र है, 135 करोड़ की जनसंख्या है। तो इस 135 करोड़ की जनसंख्या में जो सबसे ज़्यादा लोग लोकतंत्र को महसूस करते हैं वो कहाँ करते हैं? लोग अपने प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकार का यूज कहाँ पे करते हैं? वहाँ पे करते हैं जब वो अपने वार्ड सदस्य, जब वो अपने मुखिया को चुनते हैं और उसे अपने सामने उसे मुखिया, उसे जिला परिषद बनते हुए देखते हैं। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक और टर्म है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो जो मुखिया होते हैं, जिला परिषद होते हैं, या वो स्थानीय प्रशासक होते हैं, या हमारे अन्य कोई लोग होते हैं, हर के पास कुछ ना कुछ अपना स्पेशल पावर होता है, जिस पावर्स का यूज करके वो अपना स्थानीय स्वशासन के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो इस तरह से आगे देखते हैं दोस्तों। इट इज ऑल्सो ए मीन्स टू स्प्रेड डेमोक्रेटिक वैल्यू इन सिटीजन्स विच काउज रियल डेमोक्रेसी। कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर लोग अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को समझते हैं, या यूं कहे तो हमारा सोसाइटी का पॉलिटिसाइजेशन होता है। हमारे सोसाइटी में लोग राजनीति की क्या आवश्यकता है, उसके क्या मूल्य हैं, उसको सही से लोग यहीं से समझने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग मीनिंग्स को समझ लिए। इसके बाद अगर इसकी नेचर्स को देखें, मतलब उसके प्रकृति को, तो हम लोग देख सकते हैं, ऑल्दो द एडमिनिस्ट्रेटर्स वर्क अंडर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर करने का मतलब क्या है? जो प्रशासक होते हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हमारे गांव में प्रशासन की गाड़ियां आती है, जैसे बीडीओ साहब आते हैं, एसडीओ साहब आते हैं, डीसी साहब आते हैं। तो वो सब जो है वो किसी न किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर आते हैं, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं।
लेकिन दे हैव ऑल्सो देयर ओन ऑटोनोमस पावर फॉर लोकल डेवलपमेंट्स। लेकिन उन लोगों के पास अपना कुछ ऑटोनोमस, अपना खुद का पावर भी होता है, जिससे वे अपने स्थानीय स्वशासन, स्थानीय विकास में अपना योगदान दे सकें। अब हम लोग आगे देखें, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू लोकल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट्स। मतलब वो जो होते हैं प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर्स, वो वहाँ के लोकल्स से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। यही कारण है कि लोकल्स के डेवलपमेंट्स के लिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी क्रम में हम लोग देखें तो हमारे बीडीओ साहब जो हमारे ब्लॉक में बैठते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ब्लॉक डेवलपमेंट्स ऑफिसर। यानी एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने ब्लॉक के डेवलपमेंट्स के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। तो इसके बाद आगे देखें द लीडर्स। लेकिन अगर यहाँ पे तो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात की, लेकिन अगर यहाँ पे अपने लीडर्स की बात करें, अपने प्रतिनिधि की बात करें, तो वो प्रतिनिधि, द लीडर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय लोकल्स, दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब हमारे मुखिया साहब हो गए, या हमारे जिला परिषद हो गए, या हमारे वार्ड सदस्य हो गए, चाहे वो जिला पार्षद हो गए, तो ये सारे लोग हैं, वो कौन है? वो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे द्वारा डायरेक्टली चुने गए हैं। हम जब मतदान किए थे तो उनको डायरेक्ट हम चुने थे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि द लीडर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय लोकल्स। यहाँ जो लीडर्स होते हैं वो अपने लोकल्स के द्वारा, अपने स्थानीय लोगों के द्वारा वो डायरेक्ट चुने जाते हैं। इस संदर्भ में लॉर्ड ब्राइस का बहुत ही महत्वपूर्ण एक कथन है कि लोकल गवर्नमेंट इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र की अगर आपको भावना को समझना है तो आपको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कहना लॉर्ड ब्राइस का है। दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब भारत में इसकी विकास कैसे हुई। दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्या अंग्रेजों के भारत आने से पहले हमारे देश में स्थानीय स्वशासन जैसे कॉन्सेप्ट नहीं थे क्या? क्या थे? तो स्थानीय स्वशासन की जो भावना है वो अंग्रेजों के भारत आने से पहले भी मौजूद थे। जैसा कि हम लोग को रामायण, महाभारत, गीता और अन्य रचनाएं जैसे मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, और साथ ही में हमारा कौटिल्य के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें भी हम लोग को जनपद का कॉन्सेप्ट मिलता है, गांव का कॉन्सेप्ट मिलता है, खारवटिक का कॉन्सेप्ट मिलता है, जहां पर स्थानीय प्रशासक हुआ करते थे। तो वो ये कॉन्सेप्ट जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंडिया में, वो अंग्रेजों का देन नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराना है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन इसकी विकास जो है वो धीरे धीरे होते हुए बहुत ज़्यादा विकास हो चुकी है, ये सत्य है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इज नॉट ए न्यू अराइजिंग आइडिया इन इंडिया। We can see this concept in ancient tradition अर्थशास्त्र, the concept of ग्राम एंड जनपदा। तो इसको हम लोग एंशियंट ट्रेडिशन में अर्थशास्त्र में भी देख सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशियंट इंडिया। In the ancient texts like अर्थशास्त्र and वैदिक टेक्स्ट we get the concept of महाजनपदा। हम लोग को वैदिक टेक्स्ट में और कौटिल्य के द्वारा रचित जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें महाजनपद का कॉन्सेप्ट मिलता है, जहां पर स्थानीय प्रशासक हुआ करते थे। इन द टेक्स्ट ऑफ मेगास्थनीज दैट इज इंडिका वी कैन फाइंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट्स इन एंशियंट इंडिया। वो मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अब आगे देखते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन मुगल पीरियड। मतलब मुगल के काल में कैसे हमारे देश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डेवलपमेंट्स हुई। दोस्तों, आप कोतवाली थाना का नाम तो अवश्य ही सुने होंगे या देखे होंगे। कोतवाल का मतलब क्या होता है? कोतवाल का मतलब रियल मीनिंग देखा जाए तो ये मुगल काल से चला आ रहा है, जहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे जो लोकल्स की प्रॉब्लम्स को देखकर उसे सॉल्यूशन करने या उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश करते थे। यूँ कहें तो स्थानीय विकास में जो सारी प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से हम लोग मुगल्स पीरियड में भी पटवारी, चौधरी और मुकद्दम जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव या लोकल गवर्नमेंट्स की कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, जो अपने स्थानीय विकास को खुद से करते थे। अब आगे हम लोग देखें तो डेवलपमेंट्स इन कॉलोनियल पीरियड। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो बहुत प्राचीन काल से है, लेकिन इसकी विकास सबसे अधिक और सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल तरीके से कब हुई, इसकी विकास साइंटिफिक तरीके से कब हुई, तो ये विकास जो है वो अंग्रेजों के भारत आने के बाद ही हुआ।
दोस्तों जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, although local governments exist for a long time, but real structural functional developments we find in colonial period. In this period, local governments got actual power related to trade and developments. इस समय क्या हुआ, हमारे जो स्थानीय प्रशासक हुए थे वे व्यापार और विकास के क्षेत्र में उन्हें आवश्यक ताकत पावर प्रदान कर दी गई थी। दोस्तों इसके बाद है द फर्स्ट लीगल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1688 इन मद्रास। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की विकास कहाँ हुई थी, तो ये मद्रास में हुई थी। मद्रास में 1688 में हुई थी। इसके बाद कोलकाता और मुंबई में 1726 में देखने को मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ तक सही है, लेकिन ये पूरे देश में फैली हुई नहीं थी। 1688 और 1726 थी, ये क्या था, किसी खास इंटरेस्ट के लिए था। लेकिन रियल में देखा जाए तो इसकी विकास संपूर्ण भारत में कब से शुरू हुई, तो 1882 में लॉर्ड रिपन भारत आए थे। और जब वो भारत आए थे तो लोकल डेवलपमेंट्स के लिए वो अपना बहुत बड़ा योगदान दिए थे। तो लॉर्ड रिपन पास्ट resolution for the major developments where locals were got the chance to participate but it was controlled by the center। मतलब लॉर्ड रिपन जो है वो एक रिजोल्यूशन, एक बिल पास किए थे जिसमें वे लोकल को पार्टिसिपेट करने के लिए उसे संवैधानिकता प्रदान किए थे, लेकिन उसको कंट्रोल कौन करता था, उसको कंट्रोल सेंटर के द्वारा किया जाता था। इसी संदर्भ में इतने महत्वपूर्ण काम के लिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। यानी भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है, तो वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। दोस्तों लेकिन हम लोग इसके बाद देखते हैं, चूंकि यहाँ पे कंट्रोल जो है वो सेंटर के हाथ में थी, लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब 1919 और 1935 आई तो ये लेड द फाउंडेशन दैट कंट्रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स कम अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकल इलेक्टेड प्रोविंसेस। मतलब इस समय तक, इससे पहले तक जो कंट्रोल सेंटर के हाथ में थी, अब ये कंट्रोल जो है वो स्थानीय प्रशासक यानी कि प्रांत के जो प्रशासक जो चुने जाते थे उनके हाथों में कब से आनी शुरू हुई, तो 1919 से 1935 के बीच में जो अमेंडमेंट्स हुए थे, जो कानून बनाए गए थे, यानी यूँ कहे तो स्थानीय स्वशासन में स्थानीय लोगों की पावर देने की बात की जाए तो वो धीरे धीरे बढ़ाया गया ऐसा। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि डेवलपमेंट्स जो है वो आज़ादी के पहले तक थी, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा कंपलसरी बॉडी की तरह नहीं बनाया जा रहा था। तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद एक्चुअली इसमें क्या किया गया, डेवलपमेंट्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर 1947, 1947 के बाद क्या किया गया। दोस्तों हमारे संविधान निर्माताओं ने गांधी के दर्शन को लेते हुए हमारे भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख तो किया था, लेकिन इसे कंपलसरी बॉडी नहीं बनाया था, इसे राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड इज कंपलसरी बॉडी एज इट वॉज कम अंडर आर्टिकल 40 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसके अंतर्गत आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसे रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, हमारा पॉपुलेशन बढ़ता गया, हमारे विकास का दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे स्थानीय विकास को लेकर हमारे शुभचिंतक चिंतित होने लगे। और साथ ही में बहुत सारे बीच में कमेटियां आती हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ये सारी रिकमेंडेशंस देती है। और इसके बाद क्या किया जाता है, सन 1992 में हमारे संविधान में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, संवैधानिक संशोधन के द्वारा इससे स्थानीय स्वशासन को संवैधानिकता प्रदान की जाती है। इसे संविधान में कंपलसरी बॉडी की तरह इसे शामिल किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे भारत में जो स्थानीय स्वशासन की जो बात है वो संविधान में कब शामिल की गई, तो ये शुरू में तो थी, लेकिन आर्टिकल 40 के तहत ये कंपलसरी नहीं थी, ये DPSP में रखा गया, DPSP में रखी गई थी। किंतु 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।